तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम एनपीसीआईएल कैगा के लिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 1 को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 2 है। तो इससे पहले अगर आपने वे फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो एनपीसीआईएल रावत भाटा के लिए हमने एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था, तो उन वीडियोस को भी आप पक्का से देख लें, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए उतने ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, विच टूल इज यूज्ड टू होल्ड मेटल पीसेस ड्यूरिंग वेल्डिंग? वेल्डिंग के दौरान धातु के टुकड़ों को पकड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो जब हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान जो धातु के टुकड़े रहते हैं, उनको पकड़ने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है स्पैनर, ऑप्शन बी बोला है बेंच वाइस, ऑप्शन सी बोला है वेल्डिंग हेलमेट, और ऑप्शन डी बोला है चीजल छेनी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेंच वाइस। तो वेल्डिंग के दौरान धातु के जो छोटे छोटे पीसेस वगैरह रहते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उनको पकड़ने के लिए हम बेंच वाइस का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम इज यूज्ड फॉर। फायर हाइड्रेंट सिस्टम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम रहता है, तो वो हम किसके लिए यूज करते हैं? किस में होता है ये हमारा अग्निशामन में होता है। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर रहते हैं उसके लिए होता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? स्मॉल फायर ओनली, केवल छोटी आग। ऑप्शन ई क्या बोला है? रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव कार्य। ऑप्शन जी क्या बोला है? कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई फॉर फायर फाइटिंग, अग्निशमन के लिए निरंतर जल आपूर्ति। और ऑप्शन डी क्या बोला है? कूलिंग द बिल्डिंग, भवन को ठंडा करने के लिए। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई फॉर फायर फाइटिंग। अग्निशमन के लिए निरंतर जल की आपूर्ति करना ही हमारे फायर हाइड्रेंट सिस्टम का उपयोग है। तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम का यूज किसके लिए किया जाता है? जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर रहता है, तो उसके लिए निरंतर जल की आपूर्ति करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीएम इन मेंटेनेंस? रख रखाव में टीपीएम का पूरा नाम क्या है? जो हमारा मेंटेनेंस वगैरह रहता है, तो मेंटेनेंस में जो हमारा टीपीएम रहता है, टीपीएम का पूरा नाम क्या रहता है? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? टोटल प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑप्शन ई क्या बोला है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ऑप्शन जी क्या बोला है? टाइम प्रोसेस मेंटेनेंस। और ऑप्शन डी बोला है टेक्निकल प्लांट मेंटेनेंस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो जो हमारा टीपीएम रहता है मेंटेनेंस में, तो टीपीएम का पूरा नाम क्या रहता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच मेंटेनेंस इज डन आफ्टर अ मशीन फेल्स? मशीन खराब होने के बाद किया गया रखरखाव कौन सा है? जो हमारी मशीन खराब होती है, जिससे हमारा क्या रहता है, पूरा प्रोडक्शन रुक जाता है, तो उसके लिए उसके बाद जो हम मतलब मेंटेनेंस करते हैं, वो कौन सा मेंटेनेंस कहलाता है? तो ऑप्शन ए बोला है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑप्शन बी बोला है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ऑप्शन सी बोला है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, और ऑप्शन डी बोला है रूटीन मेंटेनेंस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो मशीन खराब होने के बाद जो हम मेंटेनेंस करते हैं, तो वो रहता है हमारा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। विच रोप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लिफ्टिंग एंड रिगिंग ऑपरेशन? कौन सी रस्सी उठाने और रिगिंग कार्यों में सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो आप सभी ने रोप वगैरह पढ़े होंगे, जो हमारे वायर रोप वगैरह रहते हैं। तो वो ही बोल रहा है कि कौन सी रस्सी उठाने और रिगिंग कार्यों में सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है कॉटन रोप, सूती रस्सी। ऑप्शन बी बोला है मनीला रोप, मनीला रस्सी। ऑप्शन सी बोला है वायर रोप, तार की रस्सी। और ऑप्शन डी बोला है प्लास्टिक रोप, प्लास्टिक की रस्सी। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायर रोप। तो जो हमारी वायर रोप रहती है, वो उठाने और रिगिंग कार्यों में सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या बोल रहा है?
6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच नॉट इज यूज टू ज्वाइन टू रोप्स ऑफ इक्वल थिकनेस। समान मोटाई की दो रस्सियों को जोड़ने के लिए कौन सी गांठ प्रयोग की जाती है। जब हमारी दो समान मोटाई की रस्सियां रहती हैं तो समान मोटाई की रस्सियों को जोड़ने के लिए हम किस नॉट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है क्लोविच नॉट, ऑप्शन डी बोला है रीफ नॉट, ऑप्शन सी बोला है वॉली नॉट और ऑप्शन डी बोला है स्लिप नॉट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी रीफ नॉट रहती है या रीफ नॉट को हम स्क्वायर नॉट भी बोलते हैं, तो समान व्यास के दो रस्सियों को जोड़ने के लिए या समान मोटाई की दो रस्सियों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो उसके लिए हम रीफ नॉट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। विच टाइप ऑफ वाशर इज यूज टू प्रिवेंट लूजनिंग ड्यू टू वाइब्रेशन। कंपन के कारण ढीला होने से बचाने के लिए किस प्रकार के वाशर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्या बोला है प्लेन वाशर, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है लॉक वाशर, ऑप्शन सी बोला है फ्लैट वाशर और ऑप्शन डी बोला है स्प्रिंग वाशर। तो फिर कंपन के कारण जो हमारा नट वगैरह रहता है उसको ढीला होने से बचाने के लिए हम किस प्रकार की वाशर का यूज करेंगे। तो वहां पर हम यूज करेंगे लॉक वाशर का। जो हमारी लॉक वाशर रहती है तो वो हमारे कंपन के कारण नट को ढीला वगैरह नहीं होने देती है। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। बोला है विच वाशर हैज अ स्प्लिट रिंग डिजाइन। किस वाशर का डिजाइन स्प्लिट रिंग होता है। तो कौन सी हमारी वाशर रहती है जिसका जो डिजाइन रहता है वो कैसा रहता है हमारा स्प्लिट रिंग जैसा रहता है। तो ऑप्शन ई बोला है स्टार वाशर, ऑप्शन बी क्या बोला है स्प्रिंग वाशर, ऑप्शन सी बोला है टूथेड वाशर और ऑप्शन डी बोला है वेब वाशर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारी स्प्रिंग वाशर रहती है तो स्प्रिंग वाशर का डिजाइन कैसा रहता है स्प्लिट रिंग। अब रिंग कैसी रहती है हमारी, रिंग हमारी गोलाकार की रहती है। जैसे रिंग हमारी गोलाकार की हो गई तो वही हमारा बोल रहा है जो हमारा स्प्रिंग वाशर रहता है तो वो हमारा गोलाकार में या किसी भी आकार में मुड़ जाता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच की इज बेस्ट फॉर हैवी लोड एंड प्रिसाइज फिटिंग। भारी भार और सटीक फिटिंग के लिए कौन सी की उपयुक्त है। जहां हमारे भारी भार हो गया या सटीक फिटिंग लानी है तो वहां पर हम किस प्रकार की चाबी का यूज करेंगे। ऑप्शन ए बोला है फ्लैट की, ऑप्शन बी बोला है टेपर की, ऑप्शन सी बोला है स्प्लाइन की और ऑप्शन डी बोला है वुडरफ की। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्प्लाइन की। तो भारी भार और सटीक फिटिंग के लिए हम किस की का यूज करते हैं तो उसके लिए हम स्प्लाइन की का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अ फीदर की यूज्ड फॉर। फीदर की का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो हमारी फीदर की रहती है तो फीदर की का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है परमानेंट फिटिंग स्थायी जोड़, ऑप्शन ई क्या बोला है फॉर एक्सियल मूवमेंट एंड टॉर्क ट्रांसमिशन अक्षीय गति और टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए, ऑप्शन जी क्या बोला है फॉर डेकोरेशन सजावट के लिए और ऑप्शन ई बोला है टू रिड्यूस फ्रिक्शन घर्षण कम करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर एक्सियल मूवमेंट एंड टार्क ट्रांसमिशन अक्षीय गति और टार्क ट्रांसमिशन के लिए हम फीदर की का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वॉल बियरिंग आर बेस्ट सूटेड फॉर विच लोड। बॉल बियरिंग किस प्रकार के लोड के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो आप सभी ने बॉल बियरिंग हमारा देखा होगा। बॉल बियरिंग का यूज हम कहाँ पर करते हैं, शाफ्ट वगैरह को सहारा देने के लिए हम बियरिंग का यूज करते हैं। तो वही बोल रहा है कि बॉल बियरिंग किस प्रकार के लोड के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए बोला एक्सियल लोड ओनली केवल अक्षीय लोड, ऑप्शन ई क्या बोला रेडियल लोड ओनली केवल रेडियल लोड, ऑप्शन जी क्या बोला है हल्का से मध्यम रेडियल और अक्षीय लोड, ऑप्शन डी बोला है हैवी इंपैक्ट लोड भारी प्रभाव लोड। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइट टू मॉडरेट रेडियल एंड एक्सियल लोड हल्का से मध्यम रेडियल और अक्षीय लोड के लिए बॉल बियरिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ नॉन रोलिंग बेरियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रोलिंग घूम गोल ना घूमने वाला बियरिंग है। मतलब कौन सा हमारा बियरिंग है जो गोल गोल नहीं घूमता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बोला है जनरल बियरिंग, ऑप्शन नंबर बी बोला है बॉल बियरिंग,
ऑप्शन नंबर सी बोला है रोलर बियरिंग, और ऑप्शन डी बोला है टेपर्ड बियरिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा जनरल बियरिंग रहता है तो वो हमारा गोल ना घूमने वाला बियरिंग के अंतर्गत आता है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज आ टेपर रोलर बियरिंग सपोर्ट। टेपर रोलर बियरिंग किसे समर्थन करता है? जो हमारा टेपर रोलर बियरिंग रहता है वो किसको सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? केवल अक्षीय लोड। ऑप्शन डी क्या बोला है? केवल रेडियल लोड। ऑप्शन सी क्या बोला है? रेडियल और अक्षीय लोड दोनों। और ऑप्शन डी बोला है नो लोड, कोई लोड नहीं। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारे टेपर रोलर बियरिंग रहते हैं या टेपर रोलर बियरिंग जो हमारे रहते हैं वो दोनों बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड, अक्षीय और रेडियल दोनों प्रकार के लोड को सहन कर सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सरफेस रफनेस। सतह की खुरदरापन मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? जो हमारी सतह वगैरह रहती हैं या सरफेस वगैरह रहती हैं तो उसको उसका खुरदरापन मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है माइक्रोमीटर। ऑप्शन ई बोला है वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन जी बोला है सतह खुरदरापन परीक्षक मतलब सरफेस रफनेस टेस्टर। और ऑप्शन डी बोला है डायल गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस रफनेस टेस्टर। तो सतह का खुरदरापन मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सरफेस रफनेस टेस्टर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट डज अ लोअर रॉ वैल्यू इंडिकेट। कम रॉ मान का क्या कम रॉ मान क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? रफ सरफेस खुरदुरी सतह। ऑप्शन ई क्या बोला है? स्मूथ सरफेस चिकनी सतह। ऑप्शन सी बोला है वीक सरफेस कमजोर सतह। ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो जो हमारा रॉ वैल्यू रहता है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा वो हमारी उतनी ज़्यादा सरफेस से फिनिश को दर्शाएगा, मतलब चिकनी सतह को दर्शाएगा। और जितना ज़्यादा होगा तो वो हमारी सरफेस क्या है उतनी ज़्यादा रफ होगी। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है होनिंग इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ प्रोसेस। होनिंग किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? जो हमारी होनिंग रहती है वो हमारी किस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए क्या बोला है? वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रक्रिया। ऑप्शन डी क्या बोला है? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, सतह परिष्करण प्रक्रिया। ऑप्शन सी क्या बोला है? कास्टिंग प्रोसेस, ढलाई प्रक्रिया। ऑप्शन डी क्या बोला है? फोर्जिंग प्रोसेस, फोर्जिंग प्रक्रिया। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरफेस फिनिशिंग प्रक्रिया। तो जो हमारी होनिंग रहती है वो हमारी किस प्रकार की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? तो वो हमारी सरफेस फिनिश प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच एब्रेसिव मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन होनिंग स्टोन्स। होनिंग स्टोन में सामान्यतः कौन सा घर्षण पदार्थ प्रयोग किया जाता है? जो हमारा होनिंग स्टोन रहता है तो उसमें हम किस प्रकार के घर्षण पदार्थ का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए क्या बोला है? वुड लकड़ी। ऑप्शन ई क्या बोला है? सिलिकॉन कार्बाइड। ऑप्शन जी क्या बोला है? कॉपर तांबा। और ऑप्शन डी बोला है स्टील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन कार्बाइड। तो होनिंग स्टोन में सामान्यतः कौन सा घर्षण पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो उसमें हमारा सिलिकॉन कार्बाइड प्रयोग किया जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या बोल रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मॉड्यूल ऑफ अ गियर। गियर का मॉड्यूल क्या होता है? जो हमारा गियर रहता है तो हमारे गियर का मॉड्यूल क्या होता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? रेशो ऑफ पिच सर्कल डायामीटर टू नंबर ऑफ टीथ, पिच सर्कल व्यास का दांतों की संख्या से अनुपात। ऑप्शन ई क्या बोला है? थिकनेस ऑफ गियर टूथ, गियर दांत की मोटाई। ऑप्शन जी क्या बोला है? एंगल बिटवीन टीथ, दांतों के बीच का कोण। और ऑप्शन डी बोला है डायमीटर ऑफ द गियर, गियर का व्यास। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेशो ऑफ पिच सर्कल डायामीटर टू नंबर ऑफ टीथ। पिच सर्कल का व्यास और दांतों की संख्या के अनुपात से हम गियर का मॉड्यूल दर्शाते हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या बोल रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज अ बैकलेस इन गियर्स। गियर में बैकलेस क्या होता है? जो हमारा गियर रहता है तो उसमें जो हमारा बैकलेस फॉल्ट रहता है वो क्या रहता है? ऑप्शन ए क्या बोला है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू गियर्स, दो गियरों के केंद्र के बीच की दूरी।
ऑप्शन बी क्या बोला है, द प्ले और क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग गियर टीथ, मिलते हुए गियर दांतों के बीच की खाली जगह या ढील। ऑप्शन सी क्या बोला है, गियर के दांतों का व्यास। और ऑप्शन डी क्या बोला है, गियर का घुमाव का कोण। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द प्ले और क्लियरेंस बिटवीन मैटिंग गियर टीथ, मिलते हुए गियर दांतों के बीच की खाली जगह या ढीली हमारा क्या कहलाता है गियर में, बैकलेस को दर्शाता है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या बोल रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज डिडेंडम इन गियर टर्मिनोलॉजी, गियर शब्दावली में डिडेंडम क्या है। तो आप सभी ने गियर टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, जिसमें आपने अडेंडम पढ़ा होगा, डिडेंडम पढ़ा होगा। अडेंडम डिडेंडम हमारे क्या रहते हैं। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, हाइट ऑफ द टूथ अब पिस सर्कल, पिस सर्कल के ऊपर दांते की ऊंचाई। ऑप्शन ई क्या बोला है, पिस सर्कल के नीचे दांते की गहराई। ऑप्शन जी क्या बोला है, डायमीटर ऑफ द गियर, गियर का व्यास। और ऑप्शन डी क्या बोला है, दांत की मोटाई। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेप्थ ऑफ द टूथ बिलो पिस सर्कल, पिस सर्कल के नीचे दांते की गहराई को हम क्या बोलते हैं, डिडेंडम। और पिस सर्कल से ऊपर दांते की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, अडेंडम। और गियर का व्यास आप सभी को पता ही होगा, दांत की मोटाई आप सभी को पता ही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ कपलिंग अलाउज सम मिसअलाइनमेंट बिटवीन शाफ्ट्स, कौन सी प्रकार की कपलिंग शाफ्ट के बीच कुछ मिसअलाइनमेंट, असमानता को सहन करती है। तो आप सभी को पता होगा, तो कौन सी हमारी ऐसी कपलिंग रहती है जो मिसअलाइनमेंट को, मतलब जो शाफ्ट के बीच में हमारी थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट वगैरह रहती है तो उसको ठीक करती है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, रिजिड कपलिंग। ऑप्शन ई क्या बोला है, फ्लेक्सिबल कपलिंग। ऑप्शन सी बोला है फ्लैंज कपलिंग। और ऑप्शन डी बोला है स्लीप कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी फ्लेक्सिबल कपलिंग रहती है तो वो क्या करती है, हमारी मिसअलाइनमेंट असमानता को सहन करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दो शाफ्ट को सीधी रेखा में जोड़ने के लिए कौन सी कपलिंग उपयोग होती है। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारी कोई दो शाफ्ट हैं, अब उन दो शाफ्टों को हमें क्या करना है, सीधी रेखा में जोड़ना है, मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो स्ट्रेट लाइन में जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ऑप्शन ए बोला है फ्लेक्सिबल कपलिंग। ऑप्शन डी बोला है रिजिड कपलिंग। ऑप्शन सी बोला है यूनिवर्सल कपलिंग। और ऑप्शन डी बोला है ओल्ड हैम कपलिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी रिजिड कपलिंग रहती है। तो जो हमारी दो साफ्टे वगैरह रहती हैं उनको सीधी दिशा में जोड़ना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो वहां पर हम रिजिड कपलिंग का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ हैंड सीमर्स टूल इन सीट मेटल वर्क, सीट मेटल कार्य में हैंड सीमर्स टूल का उद्देश्य क्या है। जो हमारे सीट मेटल कार्य वगैरह रहते हैं तो उसमें जो हमारे हैंड सीमर्स रहते हैं उनका उद्देश्य क्या रहता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, टू बेंड एंड फ्लैटन एजेस, किनारों को मोड़ने और सपाट करने के लिए। ऑप्शन डी क्या बोला है, धातु को काटने के लिए। ऑप्शन सी क्या बोला है, छेद ड्रिल करने के लिए। और ऑप्शन डी बोला है, स्क्रू को कसने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, बोला है व्हाट इज अ मैलेट यूज्ड फॉर इन सीट मेटल ऑपरेशन, सीट मेटल ऑपरेशन में मैलेट का उपयोग किस लिए होता है। जो हमारा सीट मेटल ऑपरेशन वगैरह रहता है तो उसमें मैलेट का यूज किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए क्या बोला है, कटिंग सीट मेटल काटने के लिए। ऑप्शन ई क्या बोला है, शेपिंग एंड वेंडिंग विदाउट डैमेजिंग सरफेसेस, सतह को नुकसान पहुंचाए बिना आकार देने और मोड़ने के लिए। ऑप्शन जी क्या बोला है, ड्रिलिंग होल्स, छेद ड्रिल करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है, मेजरिंग थिकनेस, मोटाई मापने के लिए। तो फ्रेंड आप सभी को पता होगा जो हमारे मैलेट रहते हैं किसके बने होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, मैलेट हमारे लकड़ी के बनाए जाते हैं, मतलब कड़ी लकड़ी के बनाए जाते हैं। कौन सी, जैसे हमारा इमली हो गया, शीशम हो गया, कीकर हो गया, सागवान लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो वही बोला है कि सीट मेटल ऑपरेशन में मैलेट का उपयोग किस लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, शेपिंग एंड बेंडिंग विदाउट डैमेजिंग सरफेस, सतह को नुकसान पहुंचाए बिना आकार देने और मोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैलेट का यूज करते हैं। और कहां पर करते हैं, तो सीट मेटल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ द फाइल इज यूज्ड फॉर कटिंग, फाइल का कौन सा भाग काटने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन ए बोला है हैंडल। ऑप्शन डी बोला है टैंग। ऑप्शन सी बोला है टीथ। और ऑप्शन डी बोला है बैक। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
टीथ। तो फाइल का कौन सा भाग काटने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे फाइल में टीथ रहते हैं वो हमारे कोई भी हमारा पार्ट्स वगैरह उसको काटने के काम में आता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें।